नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ के आगे के पार्ट, जिसमें बच्चे कैसे सीखते हैं के बारे में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज जो है दोस्तों, हम बच्चों कैसे सीखते हैं में रचनावाद क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रचनावाद क्या होते हैं? तो रचनावाद क्या होते हैं, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। बच्ची को विभिन्न किस्म की कई गतिविधियों के माध्यम से किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू को टटोलने की ज़रूरत होती है। ये गतिविधियाँ बच्ची के लिए दिलचस्प जरूर होनी चाहिए। बच्ची के लिए क्या होनी चाहिए? रुचिपूर्ण होनी चाहिए। इन गतिविधियों को करके तथा जो कुछ हमने सीखा है उसके बारे में बातचीत करके वह किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाती है। मोटे तौर पर यही सीखने का रचनावादी क्या है? नज़रिया है। बच्चे के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले प्रमुख दो व्यक्ति थे। इसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे पहले बच्चे के रचनावादी के बारे में अध्ययन करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे। पहले स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे। कौन थे? स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे और रूस के एल.एस. वाइगोस्की। उन्होंने बच्चों का अवलोकन करके परिकल्पना बनाई कि बच्चे कैसे सीखते हैं और परिकल्पना की जांच की। इस प्रक्रिया में उन्होंने रचनावाद के समूचे सिद्धांत की रचना की। पियाजे व वाइगोस्की के कार्यों का सिद्धांतों के बारे में अपने बाल विकास और सीखना विषय में पढ़ा होगा। बाल विकास में भी दोस्तों इसके बारे में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले उस किस्सों को पुनः पढ़ना आपके लिए मददगार होगा। इसकी बारीकियों में तो नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि शिक्षक के नाते हमारे व्यवहार में रचनावाद का क्या अर्थ होता है। हम दोस्तों यहाँ पे शिक्षक की दृष्टिकोण से रचनावाद में किस तरह से शिक्षक का व्यवहार होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आइए पहले यह समझे कि कोई बच्ची अपने मन में किसी अवधारणा की तस्वीर को कैसे बनाती है। अर्थात कोई बच्चा है जो अवधारणा की तस्वीर को अपने मन में किस तरह से बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि स्कीम क्या होता है। स्कीम के बारे में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो स्कीम क्या होते हैं पढ़ते हैं। अपने अनुभव से भी जानते हैं, क्या है? अपने अनुभवों से भी जानते हैं कि बच्ची ठोस अनुभव से बारंबार संपर्क के जरिए सीखती है। अर्थात किसी ठोस वस्तु को बार बार दिखा करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसके अलावा हर बच्ची के सीखने का अपना अलग ही तरीका होता है। अर्थात हर बच्ची के अपने अपने गुण होते हैं जिसके हिसाब से वो सीख जाते हैं। वह अपने अनुभव को अपनी तरह से समझती है और इस समझ के आधार पर वह अपने मन में किसी अवधारणा की तस्वीर बना लेती है जिससे वह उसके बारे में अच्छे से बता सकती है। मान लीजिए कि वह फूलों को देखती है। उसने सबसे पहले लाल रंग का एक गुलाब फूल देखा। इस प्रकार से उसकी समझ यही होगी कि फूल का रंग लाल होता है। अगर उससे कहा जाए कि कोई फूल को तोड़कर लाओ तो वह लाल रंग के गुलाब के फूल को ही तोड़कर लाएगी, क्योंकि उसके मस्तिष्क में, उसके मन में लाल गुलाब के प्रति अवधारणा जो है बनी हुई है। अब अगली बार अगर उसने पीले रंग के फूल को देखा तो वह फूल को लेकर अपनी समझ बनाती जाती है। अर्थात फूलों के प्रति उनकी समझ जो है धीरे धीरे डेवलप होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। इस प्रकार उसे अलग अलग रंग और आकार के फूलों से जितना ज़्यादा वास्ता पड़ेगा, फूलों को लेकर उसकी समझ क्या है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फूलों को पहचानने के भी और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि गंध के जरिए भी आप उसके सुगंध से भी फूलों को पहचान सकते हैं। दरअसल जब वह बच्ची फूल को देख परख रही है तो वह क्या कर रही है? वह बार बार अलग अलग स्थितियों में फूलों को लेकर अपनी क्षमता का विकास कर रही है। अलग अलग फूलों को देखकर
समझने का प्रयास करती है। पियाजे के शब्दावली में वह जोड़ने की अपनी स्कीम को विकसित कर रही है। पियाजे के संदर्भ में पियाजे के अनुसार वह जो बच्ची है जोड़ने की अपनी स्कीम को क्या कर रही है, विकसित कर रही है। पियाजे ने अलग अलग संदर्भों में स्कीम की परिभाषाएं दी, लेकिन एक सी स्थितियों पर बार बार लागू करके जो चिक क्रिया जो है व्यापीकृत और बेहतर होती है उसे स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक ऐसी स्थिति पर बार बार लागू करके बार बार दोहरा करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर हो जाती है, जनरलाइज हो जाना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार उसे हम स्कीमा कहेंगे। वह व्यापीकृत क्रिया स्वयं भी कई अन्य क्रियाओं का समन्वित रूप होती है। मसलन बच्ची की फूल को पहचानने की स्कीम में अवलोकन की स्कीम का उपयोग किया गया है। इसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बच्ची किसी फूल को पहचानने की स्कीम में किस तरह का उपयोग करती है, तो अवलोकन स्कीम का उपयोग किया गया है, इसे पूछा जा सकता है। और इस अंतःक्रिया के जरिए ये दोनों स्कीमें साथ साथ और विकसित होती जाती है। धीरे धीरे उनकी जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप होती जाती है। अब मान लीजिए कि मैं दूसरी कक्षा की एक बच्ची से कहूँ कि वह फूल तोड़कर लाए, फिर मैं उससे वह समझाने को कहती हूँ कि वह उस फूल तक कैसे पहुँची। इस वार्तालाप का कौन सा हिस्सा उसकी स्कीम को दर्शाता है? उसका जवाब, रंग को आधार बनाना या उसकी व्याख्या, वह इस जवाब तक कैसे पहुंचेगी? अर्थात वह बच्ची जो है उस फूल के बारे में क्या क्या बता सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ फूल लाकर दे देने का महत्व नहीं है, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिए वह जिस विचार प्रक्रिया से गुजरती है वह उसकी फूल को पहचानने की क्या है, एक स्कीम है, एक तरीका है। स्कीम के बारे में एक गौरतलब बात यह है कि एक ही क्रिया के लिए एक उम्र व एक ही पृष्ठभूमि की दो व्यक्तियों की स्कीम अलग अलग हो सकती है। अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों की स्कीम क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि फूल को लेकर हम बड़ों की समझ भी कुछ फर्क हो सकती है। बड़ों की जो फूलों के बारे में बड़ों की सोच अलग हो सकती है और छोटे बच्चों की समझ अलग हो सकती है। जैसे कि आप तुलसी, घास, गुलर और बरगद के फूलों को फूल की श्रेणी में ना रखें। अगर किसी ने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया है तो वह कहेगा कि तुलसी में जो माजर होती है वह फूलों का गुच्छा है। इसी प्रकार से बरगद और गूलर में गोल गोल रचनाओं को आमतौर पर हम बड़े लोग फल भी कहते हैं। जो गूलर और बरगद होते हैं दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि गोल गोल फल लगे हुए होते हैं। मगर एक वनस्पति शास्त्र की छात्रा कहेगी कि गूलर और बरगद में लगने वाली गोल गोल संरचनाओं में फूल होती हैं। मगर जो वनस्पति शास्त्र की छात्रा होगी उसके गूलर और बरगद के बारे में, वो फल को लेकर के अलग ही कॉन्सेप्ट होगा। वो कहेगी कि नहीं, वो गोल गोल फूल होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बड़े और बच्चों में जो अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं जन्म लेने के दिन से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। जन्म लेने के दिन से ही क्या करते हैं बच्चे, सीखना जो है शुरू कर देता है। वह चूसना, पकड़ना, खींचना सीखती है और इस तरह से कई स्कीम को क्या करती है, विकसित करती जाती है। जब वह किसी स्कीम को नई स्थितियों में लागू करती है तो वह स्कीम की उन स्थितियों के मुताबिक बदलती जाती है। मसलन क्या आपने यह देखा कि जब किसी बच्ची को पहली बार गेंद मिलती है, जब किसी बच्ची को पहली बार गेंद देते हैं तो क्या होता है, हम मान लेते हैं कि उसने अपनी बोतल या खिलौने के जानवर जैसी कुछ चीज़ों को धकेलने की स्कीम विकसित कर ली है। इसे वह गेंद पर आजमाती है। वह देखती है कि अन्य चीज़ों को धकेलने के बजाय गेंद को धक्का देने का अनुभव अलग होता है। बच्ची जो है धीरे धीरे जब पहली बार गेंद को लेती है तो उससे अलग अलग अनुभव क्या है, सीखने लग जाती है। शायद वह ये देखे कि
एक साथ धक्का देने पर अन्य चीजें की अपेक्षा गेंद ज़्यादा दूर तक जाती है। यदि गेंद पर वजन रख दिया जाए तो गेंद उसके नीचे खिसक जाती है। वह पाती है कि गेंद का आकार गोल होने की वजह से उसे पकड़ने में भी अलग अलग तकनीक की जरूरत होती है। इस अनुभव से गुजरते हुए उसकी विचार प्रक्रिया के जरिए वह गेंद को अपनी धकेलने की स्कीम में सम्मिलित कर लेती है। अर्थात बच्ची जो है वो धकेलने की स्कीम को क्या कर लेती है, अपने में शामिल कर लेती है। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी पहली वाली धकेलने की स्कीम बदलकर एक नई वाली धकेलने की स्कीम बनती है, जिसमें ये नए लक्षण क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। बदलाव की इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो बदलाव की जो ये प्रक्रिया है उसे हम समायोजन कहते हैं। बच्ची जो है पहले अपने तरीके से धकेलती थी, लेकिन उसने अनुभव किया कि इस तरीके से धकेलने से बॉल जो है या गेंद है वो अधिक दूरी तक जाती है। तो उसने उस नए तरीके को अपने में क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया, उस नए स्कीम को समायोजित कर लिया। समायोजन की इस प्रक्रिया के जरिए धकेलने की उसकी स्कीम का विस्तार हो जाता है, यानी नए गुण जुड़ जाने की वजह से वह ज़्यादा व्यापक हो जाती है। अगली बार जब वह गेंद से खेलेगी तब वह गेंद के साथ हुए अपने अनुभव से विकसित समझ का इस्तेमाल करेगी। बच्ची की उस दुनिया में जिसमें धक्का दिया जा सकने वाली चीज़ें आती हैं, अब नए गुण को भी क्या कर लेगी, शामिल कर लेगी। अर्थात अब बच्ची जो है धक्का देने वाले जितने भी खेल होंगे उसमें वो अपने नए समझ को धीरे धीरे शामिल करती जाएगी। तो इस तरह दोस्तों बच्चे में सीखने की क्षमता जो है वो विकसित होती जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसी से एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। हम दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे छोटी छोटी वीडियो में आप जो है दोस्तों इसको कहानी के तौर पर सुन करके याद रख सकते हैं। आपको इसको रटना नहीं है या कुछ समझना बस है, बस आप सुनिए, आपको ये धीरे धीरे समझ आते जाएगा और जब आप एग्ज़ाम में देने बैठेंगे तो आपको याद आएगा और आप जो है आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।